अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हुकूमत और FBI यानी टैक्स मशीनरी टैक्स चोरी का राग लापते नज़र आते हैं। 74 सालों में हम यही सुनते आए हैं, पाकिस्तान में बिलियन रुपीस जो टैक्स चोरी हो जाता है। तो टैक्स चोरी है क्या, टैक्स चोरी क्यों किया जाता है और टैक्स चोरी के ज़राए क्या हैं, पाकिस्तान में टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मामून निसार साहब। आप सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, और लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर भट्टी साहब। आप एडिशनल कमिश्नर हैं BR में। और दूसरे मेरे साथी जो लाइन पर मौजूद हैं वो मोहम्मद आसम मुगल साहब। आप भी माहिर टैक्स अमूर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर तनवीर भट्टी साहब से करना चाहता हूं। डॉक्टर तनवीर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा टैक्स चोरी है क्या और टैक्स चोरी क्यों किया जाता है, और पाकिस्तान में कितना टैक्स चोरी होता है, और डिपार्टमेंट और हुकूमत हर दफ़ा नज़र आते हैं टैक्स चोरी, वो टैक्स चोरी क्या है, आप ज़रा तफसील से हमें बताइएगा। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है कि टैक्स एवेजन क्या है और ये किस तरह की जाती है, तो टैक्स एवेजन एक इलीगल एक्टिविटी है जिसको आम ज़बान में टैक्स चोरी कहा जाता है। लोग जो है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, अगर वो अपनी जितनी बनती है वो अगर पे नहीं करते तो वो टैक्स एवेजन या टैक्स चोरी उसको कहा जाता है। अब ये क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा जो फ्लॉ है वो है अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी होती है। और ये जो अमाउंट आपने पूछी है ये बिलियंस में है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे जो है रेवेन्यू कलेक्शन पे होता है। जो टैक्स है ये जो FBI कलेक्ट कर रहा है वो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और कस्टम ड्यूटी है। इसी तरह प्रोविंशियल टैक्सेस हैं जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज है या सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है। तो ये जो भी टैक्सेस हैं जो लोग अपनी लायबिलिटी जितनी उनकी बनती है उसके मुताबिक पे नहीं करते तो वो उसको टैक्स एवेजन या टैक्स की चोरी कहा जाता है। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है कि ये किस तरह की जाती है, उसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। जो टैक्स जो चोरी करते हैं वो जिस तरह इनकम टैक्स में है कि वो अपनी जो एसेट्स हैं वो अनटैक्स्ड मनी से परचेज़ करते हैं और वो एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते। इसी तरह जो कुछ टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं जबकि उनकी इनकम टैक्सेबल होती है और वो क्लेम करता है कि ये हमारी एग्जम्प्ट इनकम है। इसी तरह कुछ टैक्स क्रेडिट्स क्लेम करते हैं जो उनके टैक्स क्रेडिट्स बनते ही नहीं, या कह देते हैं कि हमारी जो टैक्स कटा है वो फ़ाइनल है, हालांकि उनका एडजस्टेबल होता है, और वाइस वर्सा के टैक्स एडजस्टेबल होता है और वो फ़ाइनल क्लेम कर लेते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स है तो वो इनपुट टैक्स बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बोगस इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं जबकि उन्होंने परचेज़ की नहीं होती और वो रिटर्न्स में शो कर देते हैं कि हमने परचेजेस की हैं। और इसी तरह कुछ लोग टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं और वो जमा नहीं करवाते, जिस तरह विद होल्डिंग एजेंट्स है। इसी तरह सेल्स टैक्स क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, फेडरल एक्साइज भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये लोगों से इकट्ठा कर लेते हैं और जमा नहीं करवाते। तो ये इस तरह ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जो टैक्स चोरी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप दूसरा ये भी बताइएगा कि टैक्स चोरी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट क्या इक़दाम कर रहा है, जबकि FBI के अफसरान के पास बहुत सारे इख्तियारात हुकूमत ने दे दिए हैं। इसके बावजूद भी आप जिस तरह बता रहे हैं बिलियन में टैक्स चोरी होता है, फिर इसके लिए इक़दाम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि FBI जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से टैक्स चोरी को रोकता है। एक तो ये है कि अभी बहुत ज़्यादा जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेशन पे है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है। मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली हमारे पास जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है। इसी तरह हमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का डाटा है, जिस तरह प्लॉट्स किसी ने परचेज़ किया है और वो डिक्लेयर नहीं किया, गाड़ी परचेज़ किया वो डिक्लेयर नहीं की, तो उस पर आप डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इनकम टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं। इसी तरह जो अगर कोई रिटर्न फाइल किया हुआ है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है और एरोनियस है, तो वो एडिशनल कमिश्नर के पास अख्तियारात हैं कि वो उसको उस रिटर्न को अमेंड कर ले और उसकी इनकम को इन्हांस कर दे। इसी तरह विद होल्डिंग एजेंट्स जो है वो अगर टैक्स
इकट्ठा करते हैं और जमा नहीं करवाते, तो उनका भी अंडर सेक्शन 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनकी जो है वो स्क्रूटनी होती है और टैक्स अवेजन जो उन्होंने की होती है उसको ऑर्डर पास करके रिकवर किया जाता है। इसी तरह जो सेल्स टैक्स का है, सेल्स टैक्स का भी ऑडिट भी होता है, फिजिकल स्टॉक टेकिंग भी होती है और वहाँ जाके प्रोडक्शन को 40B में भी मॉनिटर किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं जिसकी के ज़रिए FBR जो है वो टैक्स अवेजन को प्रिवेंट कर रहा है। और अपना इस दफ़ा अगर आप देखें तो टैक्स कलेक्शन जो है ये 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क है जो गवर्नमेंट जो FBR ने अचीव किया है। और टैक्स ये सारे स्टेप्स हैं, जो ऑडिट है, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है और लिटिगेशन में भी FBR ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बेशुमार केसेस जीते हैं, जिसकी वजह से टैक्स जो अवेजन है उसको रोकने में कलीदी किरदार FBR ने अदा किया। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने प्रोग्राम में। मामून निसार साहब, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे मिलियन में नहीं बिलियन में टैक्स चोरी होता है, आप टैक्स चोरी को किस तरह देखते हैं? वाकई बिलियंस में अगर टैक्स चोरी होता है तो फिर जो हमारे अहदाफ हैं 5000 अरब रुपए के, ये तो जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं 8000 अरब रुपया हमें चाहिए मुल्क चलाने के लिए, टैक्स चोरी को रोक लिया जाए तो ज़रूरत नहीं है हुकूमत को गैर मुल्की कर्जे लेने के लिए। आप क्या समझते हैं टैक्स चोरी है क्या? क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था वो तो अपने ज़राए उन्होंने बताया था, आप किस तरह समझते हैं? इसमें यूबी साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा ख्याल है हमारी टैक्स और अवाम के अंदर पहली दफ़ा इस तरह के टॉपिक को हम टच कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा बेसिक चीज़ है। जी जी, यहीं से हमने हर चीज़ का हल निकालना है कि हमने जाना किस सिमत में। जी जी, टैक्स चोरी को जो है वो दो चीज़ें हम आमतौर पर कन्फ्यूज़ कर देते हैं। जी जी, एक है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, और एक टैक्स इवेजन। जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बड़ी वैलिड बात की कि टैक्स इवेजन जो है वो है इलीगल काम, यानी अनडॉक्यूमेंटेशन, अनडॉक्यूमेंटेड काम हो जाए, टैक्स जो बनता है वो ना पे हुआ हो, कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी बनती है, कस्टम बनता है, सेल्स टैक्स जो बनता है उतना अदा ना किया गया, इसको इवेड कर लेना, ठीक है। अवॉइडेंस जो है जी, ये जी। पढ़े लिखे माशरों की बातें हैं। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको वो हल बताता है डॉक्टर जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है। टैक्स अविजन और टैक्स अवेड में फ़र्क क्या है? टैक्स अवॉइडेंस जो है सर, वो एक लीगल तरीका समझा जाता है कि हम अवॉइड किस तरह कर सकते यानी हैं कि लीगली। गोशवारे में जमा करवा रहा हूँ, टैक्स नेट में मौजूद है, हाँ, इसके बावजूद मैं उसको किस तरह अपने टैक्स की इम्प्लीकेशन को, अगर मेरा 2 अरब बनता है, 2 करोड़ बनता है, 2 लाख बनता है, 20 लाख बनता है, उसको मैं 10 पे किस तरह लेके आ सकता हूँ। ठीक है, वो आप जिस तरह विदहोल्डिंग एजेंट्स करते हैं, विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं, या कौन से टैक्सेस में विदहोल्ड कर सकता हूँ मैं, कितने एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मैं नहीं डाल रहा, ठीक है, वो उस तरह मैं टैक्स को अवॉइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है कि एक डायरेक्टर है कंपनी का या कोई इदारा है, वो अपनी पर्सनल कार जो है उसका पेट्रोल का बिल देता है, जी जी, और वो पर्सनल कार है, कानून टैक्स का कहता है कि वो 50% अपना ये लीगल जो है एज ए कंपनी एक्सपेंस ले सकता है, क्योंकि वो पर्सनल कार वो अपने ऑफिस के लिए लेके आ रहा है। ठीक है, तो अपना वो एक्सपेंस वो कंपनी के एक्सपेंस में ऐड करवा सकता है। जी ठीक है, ये टैक्स अवॉइडेंस हो सकती है, क्योंकि एक्सपेंस तो हो रहा है, जी जी, मगर इससे इसको बेनिफिट ये मिलेगा कि इसका इतना एक्सपेंस, चाहे वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, वैसे घरेलू जो अखराजात को भी उसमें डाल लिया जाता है, ये भी टैक्स अविजन है। इसको टैक्स इवेजन कहेंगे क्योंकि वो चोरी के जुमरे में। तो ये बड़ी बड़ी बारीक सी लाइन है, ठीक है, कि टैक्स इवेजन जो है वो पक्की चोरी है, टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लीगल तरीका है। ठीक है, ऐसा खर्चा जो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा मगर होना चाहिए, जी जी, तो वो टैक्स अवॉइडेंस के जुमरे में आ जाएगा। सही है कि मैंने पेट्रोल का जिसका आपको एग्जांपल दी, एक बड़ी, जिस तरह अगर मेरा कोई गार्ड है, जी जी, उसने फैक्ट्री के बाहर वो गार्ड खड़ा हुआ टैक्स पेयर की, जी जी, उसकी सैलरी कंपनी में क्लेम नहीं हो रही ठीक है, किसी वजह से, जो कि होनी चाहिए। कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि कंपनी का एक्सपेंस है मगर वो क्लेम नहीं हो रहा, होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स के वो तरीके हैं, लीगल तरीके, जो मैं खर्चे कर रहा हूं मगर उस खर्चे से मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो रहा। यानी कि लीगल भी और इलीगल भी टैक्स चोरी कर सकते हैं आप। लीगल टैक्स चोरी से मुराद, चोरी मैं उसको लफ्ज़ को नहीं कहूँगा, क्योंकि चोरी एक बहुत भारी और गलत लफ्ज़ है, ये नेगेटिव लफ्ज़ है। ठीक है, ये अवॉइड करने का तरीका है कि मैं किस तरह लीगली अपने एक लीगल बाउंड में रहते हुए अपने टैक्स को कितना कम कर सकता हूँ। ठीक है,
वो आपको कोई कंसल्टेंट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है कि हाँ जी, लॉयर बताता है कि हाँ जी ये तरीके हैं, जिस तरह आप ये एक्सपेंस क्यों नहीं क्लेम कर रहे, ठीक है। ये आप क्यों नहीं कर रहे, जिस तरह कोई कंसल्टेंट आपको बताएगा। और इसके लिए टैक्स माहिर अमूर इसलिए ज़रूरत है कि वो उसकी हर साल फेडरल बजट पे नज़र होती है, लॉज पे नज़र होती है, कोई चीज़ अमेंड होती है, फ़ौरन अपने क्लाइंट्स को बताता है भाईजान आप ये कर रहे थे, अब ये आपने नहीं करना, ठीक है। इस साल से आपने। तो लिहाजा अवॉइडेंस जो है वो तो हम छोड़ ही दें। इधर कहानी कुछ और है, इस खित्ते में, हमारे मुल्क में कहानी कुछ और है। यहाँ पे इवेजन का, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, इवेजन की शरह बहुत ज़्यादा है। टैक्स जो चोरी, टैक्स एवेजन जिसको हम कहते हैं, वो लिटरेसी रेट कम है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं हम टैक्स चोरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। Exactly. अवेडन जो आप कह रहे हैं वो है पढ़े लिखा बंदा जिसको पता है, लेकिन Avoidance वो जो है, अपने हाँ, सोर्स को छुपा रहा है। छुपा रहा है। अब इवेजन जो है वो हमारे मुल्क में इसलिए बहुत ज़्यादा है। एक तो सबसे बड़ी बात है सर, वो एक भोंडी सी मिसाल है कि हमारा माशरा जो है वो कई 100 साल जो है वो रहा है ज़ेर असर ब्रिटिश हुकूमत के। ठीक है। हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत बहादुरी समझी जाती रही, ठीक है। चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। इस खित्ते के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना बहादुरी थी। आप अपने हीरोज़ उठा के देख लें, आप दुल्ला भट्टी से लेकर लोकल ये 100 साल 200 साल तक देख लें, जो उसने कानून तोड़ा वो हीरोइज़म के ज़ुमरे में आता था। लिहाजा अभी आपको 74 साल हुए, ये तो हिस्ट्री में कोई टाइम ही नहीं है। 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कोई टाइम ही नहीं है। अगर आप ये देखें कि यही माइंडसेट के साथ हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोगों ने देखा है, अगर तुमने कानून तोड़ा है तो तुम तो बड़े बहादुर हो। उल्टा जो कानून पे चल रहा है उसको कहना ओ जा यार तू तो डरपोक है। हाँ, इशारा तोड़ के निकल जाना है, वो उसको बहादुर समझती है। हम वो अपनी जान से भी खेलता है, दूसरों की जान से भी खेलता है। लिहाजा इस तरह के कल्चर में जी जी। टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया हमारे सामने एक मिसाल है कि उसको भी यही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। ठीक है। उसको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं, श्रीलंका को भी यही करनी पड़ी हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के अंदर, जिसका हम कहते हैं कि उसने बहुत, हमने साउथ एशिया को देखा है ना। ये जितना हम अहदाफ टैक्स का अहदाफ रखते हैं, जिस जी, तरह जी। इस दफ़ा हमने 4,967 अरब रुपए का जो अहदाफ रखा था, 5,000 बिल्कुल। तो ये आप समझते हैं इतना अहदाफ चोर टैक्स एविजन में भी जाता है? सर मेरा ख्याल है जिस तरह तनवीर साहब कह रहे थे बिलियंस में थे। तनवीर साहब का ये एस्टिमेट बहुत एक्यूरेट था कि हमारा टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा है। इसकी फिगर का अंदाज़ा लगाना तो शायद कोई बहुत बड़ा अदारा या बहुत वर्ल्ड बैंक के लेवल का इदारा कोई लगा सके, क्योंकि सर यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। उसका सेल टैक्स अदा नहीं अच्छा हो रहा। मामून साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जी। हमारी हुकूमत या डिपार्टमेंट दस्तावेजी मुआशत के लिए संजीदा है, या अनडॉक्यूमेंटेड के ज़रिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आ जाते हैं, उस पर ज़्यादा खुश है डिपार्टमेंट? इनडायरेक्ट विद होल्डिंग की सूरत में उनको पास आ जाता है, ज़रूरी नहीं समझते हमारी मुआशत दस्तावेजी हो। और दूसरा ये है, जिस तरह आप इसको कह रहे थे टैक्स एविजन को, इसको रोकने के लिए आज तक हमारी हुकूमत ने, डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जो समझते हैं आप वाकई इससे टैक्स चोरी में कोई फ़र्क पड़ा है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का यूबी भाई बहुत आपका वैलिड सवाल है। अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिस तरह तनवीर साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर, सबसे बड़ा मसला हमारा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। ठीक है। मेरा सवाल एफबीआर से हमेशा से ये रहा है कि अगर हमारा सबसे बड़ा मसला डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है, तो फिर यही हमारे इदारों में नज़र आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमने डॉक्यूमेंट करने के लिए मेहनत करनी है। जी जी, हमें जो नज़र आ रहा होता है कि जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है उनको नोटिस जा रहे हैं। सही है। जो यानी कि- बीटीबी का आपको जी, याद जी। होगा, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का, हमने एक अलग यूनिट डायरेक्टोरेट बना, जी जी, अब वो पावर डाइल्यूट करके जोन में दे दी गई, बीटीबी जोन्स बन गई, अपने अंदर जोन्स के अंदर ही चले गए। वो है। ऑफिसर एक तैनात हो गया, वो अलग से बीटीबी का भी काम कर रहा है, अपनी जोन का भी काम कर रहा है। ठीक है। जब अलग से बीटीबी जोन्स थी, ऑफिसेज अलग थे, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट थी कि अनडॉक्यूमेंटेड को डॉक्यूमेंट में लाने की। ठीक है। वो पकड़ क्या रहे थे, यही जो भट्टी साहब ने जिक्र किया, वो पकड़ रहे थे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। अगर ये इदारा अलग होता मेन एफबीआर से, तो वो कम से कम वो गलतियां पकड़ सकता और उनको बताता कि भाई तुमने अपनी सोर्स भी बतानी है, पैसे आए कहाँ से हैं, क्यों आए हैं, क्या उस पर टैक्स दिया गया,
अगर गिफ्ट था तो डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ठीक है। और गिफ्ट के पीछे डॉक्यूमेंट्स क्या थे। जी जी ठीक है। उन्होंने अगर देखा जाए इन एसेंस, मेरा ख्याल है इस फिगर्स पे कभी काम नहीं हुआ, तो बीटीवी जोन ने बहुत से फाइलर्स को, बहुत से लोगों को फाइलर बनाया, उनको समझाया कि भाई तुम्हारा तो, तुम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बनो, जी जी तुमने क्यों नहीं इसका डॉक्यूमेंट। तो वो फाइलर्स की जो तादाद हमने पिछले 2 4 5 7 सालों में देखी एकदम बढ़ते हुए, कहाँ 18 लाख या 16 लाख रिटर्नें फाइल हुआ करती थी, वो 30 लाख पे पहुंच गई। वो बीटीवी जोन्स का एक बहुत बड़ी एफर्ट। अच्छा, जो DNFBP बनाया इन्होंने, जी जी जी, ये इसी वजह से बनाया है टैक्स चोरी को रोकने के लिए। सर ये वो ये सब सेक्टर्स हैं, डीलर भी, वो दूसरे भी बताएंगे, सोर्स बताएंगे ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर शायद कैश डीलिंग बहुत होती है। ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ एक एफर्ट जरूर है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी एफर्ट है, नो डाउट। ठीक है। मगर सर जिस मुल्क में, एक अभी सर्वे में यही देख रहा था, आपसे डिस्कस भी किया मैंने ब्रेक के दौरान, ये 2% पॉपुलेशन 2020 का एक इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है। फिगर्स उन्होंने शायद ये किसी लोकल हमारे न्यूज़पेपर से उठाई है, कहीं इकोनॉमिक सर्वे हुआ है। 2% पॉपुलेशन स्टेट लाइफ की रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक टोटल पाकिस्तान की 2% पॉपुलेशन का बैंक अकाउंट है, सिर्फ 2%। 2% अमाउंट, 2% टोटल पॉपुलेशन। लेकिन हमारे टैक्स गोशर की जब वो पॉपुलेशन के हिसाब से देखे जाए 0.4 हमारे वो 22 करोड़ आबादी के पास है। एग्जैक्टली। उसके अलावा 1.3 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये 2020 की फिगर्स आपको बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट शाया की, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि 13 लाख क्रेडिट कार्ड इशू हुए में। ठीक है। अच्छा, अब ये फिगर देखी जाए तो ये तो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से कोई परसेंटेज ही नहीं बनती। नहीं तो ये टैक्स पेयर, जिनके वो टैक्स पेयर की तादाद 30 लाख गोशवार हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड वो 13 लाख बता रहे हैं 13 लाख तो वो भी उनके पास पूरे नहीं है। पूरे नहीं है। मगर इसके अंदर हमने सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अकाउंट की हम क्यों सबसे बड़ी फिगर ले रहे हैं, बैंक अकाउंट एक बहुत बड़ा जरिया डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ पहुंचने का। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अकाउंट तो खुलवाया नहीं पॉपुलेशन ने आपकी। सही है। आपका जोर होना चाहिए, या इदारों का, जिस तरह भट्टी साहब ने जिक्र किया कि हमारे इदारों का जोर उन रिटर्न्स पे नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी फाइल हुई हुई है। तो वो तो टैक्स चोरी को रिटर्न खोल के सर टैक्स चोरी को पकड़ते हैं। अगर हम इन्हीं का ऑडिट करते रहे, मेरा पॉइंट ये है कि आपका जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो एम्प्लॉयज़ हैं, 16,000 या 22,000 एम्प्लॉयज़ हैं शायद पूरे पाकिस्तान में, अगर उन्होंने उसी टैक्स पेयर के ऑडिट्स खोलने हैं, ठीक है, जिनकी सिलेक्शन की है, तो मेरा सवाल ये बनता है कि मैं तो एक छोटा सा ऑफिस 10 15 20 एम्प्लॉयज़ का चला रहा हूँ, एक फर्म है मेरी, उसमें मैं अगर 4 या 5 या 7 को कहता हूँ तुमने ये काम ही करना है, तो बाकी काम इग्नोर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर 22,000 एम्प्लॉई सिर्फ और सिर्फ बैठ के उन्हीं ऑडिट या उन्हीं को नोटिस दे रहा है जिनकी रिटर्नें आई हुई हैं, ठीक है, तो अनडॉक्यूमेंटेड की तरफ कौन जा रहा है? सही कह रहे हैं आप। अगर भट्टी साहब के बकौल ये कह दिया जाए कि हाँ जी हम एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट तो डिजिटलाइज पाकिस्तान की तरफ हो गई। जिस तरह PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने वो होटल्स पे, रेस्टोरेंट पे डेबिट कार्ड के जरिए 16% को रेड करके 5% कर दिया। जो डेबिट कार्ड के जरिए पैसे देगा वो 5% टैक्स दे, सिर्फ लोगों को रागब करने के लिए, ताकि वो हमारी वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए। तो FBR नहीं कर सकता था इस तरह का? सर FBR सबसे पहले तो जो एक एफर्ट इन्होंने की 2019 में गालिबन शायद ये एफर्ट हुई, कमर्शियल मीटर्स को नोटिसेज आए हुए थे, आपको याद होगा, जहाँ पे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ, चाहे वो किसी दुकान पे कमर्शियल मीटर लगा, उसको नोटिस चिपका के चले गए। ठीक है। उनके पास तो इंडस्ट्रियल मीटर के कंज्यूमर का नाम भी नहीं था, सिर्फ मीटर नंबर था, ठीक है, और एड्रेस था। अब उसके बाद उस नोटिस का कुछ भी नहीं हुआ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हमारी फेलियर है। ठीक है, कि हम शुरू तो कर देते हैं, बड़ी नेक नीयत से शुरू होता है, बड़े वलवले से शुरू होती है, उस चीज़ को इख्तिताम पे पहुंचाया नहीं जाता। अच्छा, शरह नमू से भी इसका ताल्लुक है? जिस तरह हुकूमत ने, आप हम आजकल सुन रहे हैं हमारी शरह नमू 4% भी चली गई है, इससे टैक्स चोरी से इसके भी असरात हैं? वो बिल्कुल, उसके अंदर हमारा बेसिकली नेट गैप डेफिसिट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, वो इफेक्ट होता ज़रूर है, पर उसका टैक्स थेफ्ट, टैक्स चोरी, डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से इसलिए इतना फ़र्क नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने मुशर्रफ दौर में देखी। साहब, वैसे हमारी अगर आबादी का तनासब देखा जाए, 70% हमारी आबादी ज़राअत पर मुश्तमिल है, 30% में, जिनमें अगर 30 लाख गोशवारे भी हैं, तो फिर तो हम सही जगह पर सिमत पे जा रहे हैं। फिर हमारा टैक्स चोरी हमें इस तरफ ढूंढना चाहिए कि एग्रीकल्चर की तरफ देखना चाहिए? सर एग्रीकल्चर हमारी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बड़ी मेन सेक्टर है, और उससे आगे बहुत से और सेक्टर जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्रीकल्चर टैक्स है, जी जी, जो कि सूबाई टैक्स है, यानी कि वफाक का कोई ताल्लुक नहीं एग्रीकल्चर पे। ठीक है। अब सूबाई टैक्स जो है वो
इकट्ठा कर रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन। ये जो रेवेन्यू अथॉरिटीज बनाई गई ये भी नहीं कर रहे। अच्छा, वो PRA जिस तरह बनाई PRA, है, BRA, SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड या KPRA, यानी एक्साइज सिर्फ कर रहा है, सिर्फ एक्साइज एंड टैक्सेशन कर रहा है। ये एग्रीकल्चर टैक्स, मेरा अपनी सजेशन है, कुछ एक्सपर्ट्स की सजेशन है, मेरा ख्याल है हुज़ामा इकराम ने भी ये सजेशन दी है एक रिपोर्ट में, कि क्यों ना इन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया जाए। अगर सूबाई बेस है जी जी, तो इनको अथॉरिटी, ये नए इदारे हैं, इनके नए ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, क्यों ना ये इन इदारों को इस्तेमाल किया जाए कि एग्रीकल्चर टैक्स की कलेक्शन, ये 2021 का 30 जून की रिपोर्ट है कि ये भी बहुत कम हुई है। सबसे ज्यादा इस दफा जो गंदम हुई है, फसलें हुई हैं, हाँ, ये हुकूमत उसने सारे शरह नमों को बदल कर रख दिया है, बिल्कुल वही सबसे ज्यादा इस तरफ हुआ है। लेकिन अगर इस तरफ टैक्स को देखा जाए तो फिर हम कुछ क्या भी कर नहीं सकते है, हैं? कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, इसी एग्रीकल्चर टैक्स की इनकम का ये लिया जाता है कि ये एग्जेम्प्ट है। जो लोग इदारे कंट्रीब्यूशन करते हैं हुकूमत के साथ टैक्स में, जी जी, यानी कि जिस तरह एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल हो बिल्कुल गए, ऐसे, सबसे ज्यादा तो रिलीफ उनको चाहिए, हुकूमत को देना चाहिए जो सबसे ज्यादा जिस तरफ से टैक्स आता है, Exactly, जो कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं हुकूमत के बिल्कुल साथ, ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम 40% इस इंडस्ट्रियल से टैक्स वसूल करते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ हमें देखनी चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन उनकी कितनी है हुकूमत की। बिल्कुल ऐसे। जो एग्रीकल्चर है वहाँ रिलीफ सबसे ज़्यादा हुकूमत देती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ना उनके बराबर है। इसको किस तरह बैलेंस किस तरह करें? सर देखिए, हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सबसे मेन चीज़ ये होगा कि अगर एग्रीकल्चरलिस्ट को जी जी, हम लोग अपनी उसमें ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरफ लेके, वो तो हमारे किसान को शायद ये भी पता भी ना हो, जो फार्म को उनको पता भी ना हो टैक्स में नेट में आते भी हैं कि नहीं आते हैं। सर सबसे बड़ा, उनके जो वो आगे बैठे हैं, वो माफिया जो बैठा है, वो उनके जो टैक्स वसूली भी वो दूसरे भी जो कर रहे हैं आप खुद, वो सब कुछ वहाँ खा पी जाते हैं। ये मेरा एक छोटा सा पंजाब की हद तक, क्योंकि ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस पंजाब में है, तो मेरा पंजाब की हद तक ये छोटा सा अपना एक एनालिसिस है, ठीक है, कि सिर्फ वो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी फाइलिंग में हैं जो सियासत में आना चाहते हैं या हैं, और फाइलिंग कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने रिटर्न जमा कराने, गोशवारे जमा कराने, या वो लोग जिन्होंने छोटे छोटे कोई यूनिट्स इंडस्ट्रियल बना दिए हैं और उनको बैंकिंग के ऊपर कोई टैक्स वगैरह पड़ता है। अगर इसकी शरह 20 या 30% भी लगाई जाए, टोटल जो बंदा एग्रीकल्चरलिस्ट जिसको कहते हैं हम, जो सिर्फ ज़राअत से खाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रई इनकम कमाने वाला 70% या 60% बंदा तो फिर भी आपका फाइलिंग से बाहर है, फाइलिंग से बाहर है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे उनसे वसूल किए जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखें ये जो इदारे का तनवीर भट्टी साहब ने कहा कि इदारा FPR जो फोकस कर रहा है, मेरा सवाल ये है, अगर इदारा फोकस कर रहा होता ना, ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि अगर तो इदारा फोकस कर रहा होता और हमारे पॉलिसी मेकर्स इस पर फोकस कर रहे होते, जी जी, तो विदहोल्डिंग टैक्सेस मैं कहता हूँ 1% नहीं, आधे % से हर साल कम होते नजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स, ठीक है, जिसको ज़बरदस्ती हमने इनडायरेक्ट टैक्स में डाल दिया हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, आपकी इनकम पे टैक्स है। जी जी, अब मैं और आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मैंने आपका 4.5% काटना है, ठीक है, तो मैं उसको ज़बरदस्ती जो इनकम टैक्स, और फिर एंड में मुझे कहा जाता है कि इस टैक्स को आप अपनी रिटर्न के अंदर एडजस्ट कर दें। बेसिकली हमने किया क्या, हमने डायरेक्ट टैक्स को उठाकर उसको इनडायरेक्ट बना दिया, क्योंकि हमारी मशीनरी वो रेडी नहीं है कलेक्ट करने के लिए, उसकी कैपेसिटी नहीं है, ऑडिट के पैरामीटर्स पूरे नहीं हो पाते, स्टाफ पूरा नहीं हो पाता, कलेक्शन नहीं कर पाते, तो उन्होंने सारा कुछ बर्डन इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डाल दिया कि अब वो ऑटोमेटिकली लोग कलेक्ट करके हमें जमा करा देते, वो डिपार्टमेंट की मेहनत नहीं, डिपार्टमेंट की मेहनत ही नहीं हुई। ठीक है, अगर वो मेहनत नजर आती डिपार्टमेंट की, और मेहनत किस तरह है, इन्हीं ट्रांजैक्शन टैक्सेस को आप सामने रखते, आधा % कम करते, इंडस्ट्री के अंदर जितनी एसोसिएशंस हैं, जितने बड़े इदारे हैं, बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, फॉरेन कॉरपोरेशंस हैं, उनको कहते भाईजान हमें विदहोल्डिंग आपने करके जमा करानी है, ताकि हम उनकी इनकम का अंदाज़ा कर सकें जिनका आप विदहोल्ड कर रहे हैं। और अगर अगले साल, ठीक है, अगले साल हमारे फाइलर्स 15% या 10% या 5% से बढ़ते हैं, हम इस रेट को और नीचे करेंगे, 0.25% नीचे गिरा देंगे, यानी कि लोगों को राग़िब करने के लिए आपको वो रेट कम करें, ताकि लोग रिलीफ तो देना पड़ेगा, कम से कम रेट को देगा ताकि लोग राग़िब हो, इस तरह राग़िब हो, और इसी रिलीफ को आप सेक्टर वाइज कर दें। ठीक है, आप कहें जी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अगर इतने फाइलर ज़्यादा बढ़ेंगे,
हमारा एनालिसिस ये कह रहा है अभी हम उसको टैक्स रेट कम कर हम देंगे। टैक्स रेट उसमें विथहोल्डिंग कम करते जाएंगे। ये आपकी तजवीज़ अच्छी है। मामू साहब, वैसे ये इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी होता है या ये सेल टैक्स में? सर मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो सेल्स टैक्स है ना, वो चोरी की सबसे बड़ा एक जरिया जगह है, जरिया। उसका रीज़न ये है कि उसका रेट बहुत ज़्यादा है ठीक है। और उसकी चोरी करने का तरीका, अब जिस तरह मेरा अकाउंट नहीं है, मैं टैक्सेबल सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने 3 महीने 4 महीने 6 महीने की सर्विस दी है विदाउट सेल टैक्स जमा कराए। ठीक है। अच्छा, टैक्स चोरी को और से पकड़ने के लिए नॉन फाइलर को टारगेट पर रखना चाहिए कि फाइलर को रखना चाहिए? सर फाइलर को रिलीफ देना चाहिए। हम लोग इस मुल्क में, हमारा माशरा जो है ना, वो फाइलर को रिलीफ नहीं देता। इस माशरे में बहुत ऐसे मसले हैं जिससे ऑलरेडी हमारा बिजनेसमैन लड़ रहा है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, उसका जनरेटर खराब हो जाता है, साहब, कोई वैसे मसले एक मसाइल। फिगर मेरे पास भी एक दिन मैंने एक फिगर पढ़ी थी, 48 लाख हमारे एनटीएन होल्डर हैं। जी जी, 48 लाख 48 लाख और 33 लाख जो हमारे कमर्शियल मीटर हैं हाँ और जी, 13 करोड़ से ज़ायद हमारे वो मोबाइल यूज़र हैं बिल्कुल ऐसे ही, जो वो इनकम से भी ज़्यादा उनका उसमें शेड्यूल आता है। बिल्कुल ठीक है। नादरा हुकूमत के पास है, कैसे कैसे ज़राए उसके पास हैं, लेकिन फिर भी हमारे गोशवारे 30 लाख हैं। 30 लाख ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही, 48 लाख को हम करें तो फिर गोशवारे भी हमारे 48 लाख जाने बिल्कुल ऐसे चाहिए। ही। वो कमी कहाँ पे है? वो नेग्लिजेंसी सर वो किसकी है जो नेग्लिजेंसी जो अपना हमारे गोशवारे हमारे लोग जमा इदारे नहीं की है, करवाते, वो नेग्लिजेंसी हमारे या इदारे की है। जिनको जो क्राइटेरिया में नहीं आते सैलरी पर्सन, उनका गोशवारे आप लेना खत्म कर दें मैं टैक्स सर में। इसको छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हमने फाइलर को थोड़ा सा रिलीफ दिया, आपका फाइलर का रेट बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। जैसे फाइलर आ गया, अच्छा अब हमें वो ट्रांजैक्शन जो थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट हो रही है, और जिस तरह भट्टी साहब ने भी इशारा किया कि डिजिटलाइजेशन की वजह से जी जी, ये अब जिस तरह आपने बैंक ऑफ पंजाब का स्टाम्प पेपर जो है, इसमें वो ऑटोमेशन जो सिस्टम है, ऑटोमेशन जो है, जी जी उसको ये यूज कर रहे हैं। अब ये स्टाम्प पेपर इशू हुआ, जी ये स्टाम्प पेपर एफबीआर के रिकॉर्ड में जा रहे हैं, इसमें नोटिस आना शुरू हो जी, गए। जी। सर कहानी यहाँ पर नहीं खत्म होती, कहानी यहाँ पर खत्म होती है कि इस इदारे का नोटिस जाए जी जी, तो उस नोटिस के ऊपर 3 4 5 7 आरटीओ के हिसाब से गाड़ियां खड़ी हों जो जाके मौके पर छापा मार के देख सकें कि ये नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहा। जी जाहिर बात है, उसको पीछे वो जब वर्क नहीं होगा, नोटिस तक महदूद रहेंगे तो वो बंदा सर देखेगा। हमारा जी जो इदारा है ना, हमारा जो मुल्क है, जी जी, वो उसके लोग जो हैं वो इस चीज़ से घबराते हैं, ठीक है। वो इदारों से और हमारे जो डिपार्टमेंट से डर जाते हैं, क्योंकि अवाम ज़्यादातर तो इलिटरेसी है, जी जी, तो अवाम परेशान होती है। मेरा पॉइंट ये है कि आप परेशान ना करें, एजुकेट करें। आप एफबीआर को गाड़ी दें और उसमें इंस्पेक्टर को बिठाएं जिसने वर्दी पहनी हो। आज एफबीआर में किसी ऑफिस में जाते हैं, आपको पता नहीं चलता ना कमिश्नर कौन है तो इंस्पेक्टर कौन है और यूडीसी कौन है। ठीक है। जो इंस्पेक्टर्स हैं वो जाएं, जाके यूडीसी अपनी वर्दी पहने जी जी, और जाके कहें कि भाई आपने रिटर्न नहीं फाइल की थी, ये रिटर्न फाइल करें और ये पेनल्टी 20,000 रुपये जमा कराएं। सही है। मैं देखता हूँ सर अगले साल वो किस तरह रिटर्न फाइल मामून साहब, करेंगे। इससे पहले नाजरीन आसम साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, पहले यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में टाइम दिया। आसम साहब ये बताइएगा कि जो टैक्स चोरी है क्यों होता है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी कौन कौन से सेक्टर में होता है? उसमें ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी में इस वक्त किस तरह का बिज़नेस जो है ना वो कंटिन्यूड है। यानी कि गुड्स में और सर्विसेज में सेपरेट तरह के बिजनेसेस हैं जिसमें कंसीलमेंट होती है। सबसे ज़्यादा रेशो जो टैक्स की कंसीलमेंट की है वो सर्विस सेक्टर में है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में अभी तक प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ वो इस काबिल नहीं हुई हैं कि हम उनको जो है ना प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर सकें, और उसके अंदर जो है ना हम लोग उन तक एक्सेस अभी तक हो नहीं पाई है। रीज़न बीइंग के गुड्स के केस में तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनसे आप डाटा लेके इंटीग्रेट करके उन टैक्स पेयर्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि सर्विस की टेंजिबिलिटी का इशू है कि उसके साथ कोई उसकी जो आउटकम है, उसके जो डिलीवरेबल्स हैं वो उस तरह से नहीं है जैसे गुड्स के होते हैं। सो इसलिए उस केस में सर्विसेज के केस में टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी टैक्स पेयर्स को बढ़ाना, ये जो है ना एक मुश्किल टास्क है। और फिर ऑब्वियसली सर्विसेज के केस में रेवेन्यू की कंसीलमेंट और उसकी प्राइस पार्टीज़ के दरमियान अगर कोल्यूजन हो जाता है तो उसके केस में वो बड़ी इजीली उसको सप्रेस कर सकते हैं, और बैंकों के अंदर जो पेमेंट लगवाते हैं उसको भी बड़ी इजीली सप्रेस कर सकते हैं। और एक्चुअली में यही हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक सर्विस की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। सूबों को जो टारगेट्स दिए जाते हैं सर्विस की मद में वो बहुत ही लो टारगेट्स हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी हैं कि उनके पास स्टाफ कम है,
ठीक है, मतलब पंजाब इतना बड़ा सूबा है और उसमें पीआरए के पास उस तरह से स्टाफ जो है ना अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा स्टाफ जो है ना हेड ऑफिस में है और जो फील्ड फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें इतना कुछ स्टाफ अवेलेबल नहीं है उस वजह से। इसी तरह सिंध की बात है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये बड़े सूबे हैं जहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन इसमें जो है ना उनके पास इतना स्टाफ अवेलेबल नहीं है जिसको वो एडमिनिस्टर कर सकें। उसके बाद जब हम गुड्स की तरफ आते हैं तो गुड्स में जो ज़्यादा पोर्शन है टैक्स की चोरी का वो उसमें ज़्यादातर इंपोर्ट्स में है। अभी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है इन्होंने, जब इन्होंने दूसरे कंट्रीज से इंफॉर्मेशन सीख करना शुरू की है कि जो इंपोर्टर हैं उन्होंने, एक्सपोर्टर ने अपने कंट्री में इसके क्या रेट डिक्लेयर किया है, क्या प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन क्या डिक्लेयर किया है। बिकॉज़ यू नो कि यहाँ हमारे यहाँ फ्रेट फॉरवर्डर्स जो हैं, क्लियरिंग एजेंट्स जो हैं, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन चेंज करके, तो नॉर्मली ये ट्रेंड चला रहा था कि उसको डिफरेंट कैटेगरी में डाल के जहाँ रिड्यूस रेट होते हैं वो उसको क्लियर करवा लिया करते थे। अब ये ट्रेंड काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो गया है, तो अब इसमें इम्प्रूवमेंट भी आई है, लेकिन स्टिल जैसे क्रॉकरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरह की जो आइटम्स हैं, और फिर वो आइटम्स जो जिनका क्वांटम स्मॉल होता है उसके केस में उन जो है ना कंसीलमेंट ज़्यादा आसानी से हो जाती है। तो गुड्स के केस में जैसा कि मैंने बताया कि इंपोर्ट्स के केस में सबसे ज़्यादा टैक्स की कंसीलमेंट है, क्योंकि एक दूसरा कंट्री इन्वॉल्व होता था और उसमें गुड्स इंपोर्ट होके दूसरे कंट्री में वैल्यू डिफरेंट डिक्लेयर हो रही है, फिर क्वांटिटी के इश्यूज़ हैं। सो अभी इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया गया, लेकिन स्टिल इसमें अभी तक मतलब पूरी तरह एक्सेस में नहीं आया है। इसके बाद जो ऑफशोर पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ऑफशोर और ऑनशोर दो पार्ट्स होते हैं सप्लाई के, पाकिस्तान के अंदर जो परफॉर्म होते हैं उसमें इंटेंशनली जैसे कि ऑफशोर के अंदर जो पार्ट ज़्यादा रखा जाता है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जी क्योंकि प्रॉफिट दूसरे कंट्रीज़ में पार्क हो रहे होते हैं तो ज़्यादा पार्ट ऑफशोर पार्ट रख के टैक्स ट्रीटीज़ का कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। ये एक बहुत बड़ा कंसीलमेंट का वेन्यू है। उसके बाद जब आप आते हैं कुछ टैक्स पेयर की कैटेगरीज ऐसी हैं जो अभी तक स्टिल अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि जो जनरल ट्रेडर्स का बिज़नेस जो करते हैं लोग, जनरल ट्रेडर्स जो हैं, जनरल ऑर्डर सप्लायर जो हैं, वो उसकी ये ऐसी कैटेगरी है कि जो मर्ज़ी बिज़नेस जो प्रोडक्ट किसी को चाहिए होती है वो सप्लाई करते हैं। उसके केस में ये होता है कि जो रेलेवेंसी ऑफ इनपुट है वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते, तो बड़ी इजीली जो फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस जो है ना वो इजीली ये लोग रेस कर लेते हैं। अगर कोई टैक्स पेयर जो है टिम्बर सप्लाई कर रहा है तो बड़ी इजीली जो है ना उसके अंदर किसी दूसरी प्रोडक्ट का इनपुट क्लेम कर रहा होगा और वो फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस भी होती हैं, पॉकेट से बड़ी इजीली ये लोग गेट कर लेते हैं। सो FBR जो है इसके ऊपर काम कर रहा है काफ़ी हद तक। इसमें IRNI जो है वो बड़ा काम करती है, वो लोग टैक्स पेयर आइडेंटिफाई करते हैं जो फेक और फ्लाइंग इनवाइसेस को मार्केट में स्प्रेड करते हैं, उसके अगेंस्ट कमीशन लेते हैं अपनी, लेकिन स्टिल फार अवे फ्रॉम देयर अप्रोच। तो इसमें जो टैक्स की चोरी का जो एलिमेंट है ये वो बिजनेसेस हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अप्रोप्रिएट टैक्स पेयर टैक्स नहीं पे कर रहे। अब बात आ जाती है कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है और दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा क्यों दूसरे कंट्रीज़ में लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं। रीज़न देखें, किसी भी सिस्टम में जब कोई आउटकम है वो फेवरेबल आउटकम हो तो डेफिनेटली लोग वो सिस्टम आगे चलता है। तो हमारे यहाँ उस तरह से ये जो टैक्स का सिस्टम है उसकी आउटकम उस तरह से फेवरेबल नहीं है, यानी कि टैक्स पेयर को एडवांटेजेस जो है ना वो नहीं पे बैक किए जाते। हमारे यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी को प्रिविलेजेस उस तरह से अवेलेबल नहीं है। ये दूसरे कंट्रीज़ में ये है कि टैक्सेस पाकिस्तान से भी शायद हाई हैं, लेकिन उनको पे बैक किया जाता है, उनके बिजनेसेस को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसके ऊपर उनको फाइनेंसिंग बड़ी इजीली अवेलेबल है, जिनके ऊपर अब पाकिस्तान काम करना शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत टाइम लेगा इस चीज़ को फाइनलाइज करते हुए। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर वो लोग प्रेफर करते हैं कि टैक्स की जो है ना वो कुछ ना कुछ कट लगाएं, इसको पे बैक तो इन्होंने करना नहीं है, तो कुछ ना कुछ लाइक अगर 100 रुपये टैक्स बनता है तो वो 70 रुपये 60 रुपये टैक्स देने को प्रेफर करते हैं कि जितना बचाया जा सके वो बेहतर है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो ये भी है कि कुछ बिजनेसेस इस तरह से भी सोचते हैं कि अगर हम स्ट्रेट अवे फर्स्ट हैंड पे 100 रुपये दे देंगे तो असेसमेंट्स में ऑडिट में भी तो टैक्स की डिमांड निकलनी है, सो इनडायरेक्टली दैट कॉस्ट विल गो हाई। सो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बिफोर हैंड जो है टैक्स की पेमेंट को कर्टेल करते हैं ताकि कुछ ना कुछ टैक्स की पेमेंट जो है ना बाद में भी की जा सके। तो ये टैक्स के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे टैक्स की कंसीलमेंट जो है ना पाकिस्तान में पॉसिबल होती है, टैक्स पेयर जो है ना इसको कर रहे हैं,
लेकिन इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की इम्प्रूवमेंट जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी आसम साहब, ये भी बताइएगा कि बेनामी एक्ट आ गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, DNBPF आ गया, इसके बावजूद जो टैक्स मशीनरी है, टैक्स ऑफिसरान है, उनके पास इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं, इसके बावजूद टैक्स चोरी होता है, तो कमज़ोरी कहाँ पर है? जहाँ तक बात है FBR के इख्तियारात की, तो FBR ने जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो दूसरे टेरर फाइनेंसिंग है, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर काम तो कर रहे हैं और बेनामी ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से एक्टिव नहीं है। जो लॉ की इन्फोर्समेंट है उस तरह से एक्टिव नहीं है, शायद कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसको अपनी उस तरह से अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। देखें, जब भी कोई नया लॉ बनता है तो उस सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसके लिए पहले FBR के स्टाफ को रेडी किया जाए। अगर उस लॉ को लेके आप प्रीवियस अप्रोच से ही चलेंगे तो प्रीवियस अप्रोच तो ऑलरेडी कुछ उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स फीडबैक नहीं लेके आ रही है। सो अभी जो बेनामी ट्रांजैक्शन वाला लॉ पास हुआ है उसके केस में भी जब जो बेनामी गाड़ियाँ हैं या बेनामी घर हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और टैक्स की चोरी को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशंस की ज़रूरत है। उसके लिए इनको प्रॉपर फील्ड जो है ना वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने फील्ड ऑफिसर्स की कि किस तरह से जो ना डाटा गैदर करेंगे। डोर टू डोर जो है ना इनको अपना नेटवर्क बिछाना पड़ेगा। अभी रिसेंटली एक इन्होंने कार्रवाई ये की है जिसमें इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की हैं जिसको एक्वायर किया और उसको अपनी गवर्नमेंट की उसमें कस्टडी में लेके आए हैं। लेकिन ये एक वन ऑफ दी इवेंट है, इसको इनको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना ये कारोबार जैसे गाड़ियों के अंदर है कि स्मगल्ड गाड़ियाँ और जो बेनामी गाड़ियाँ जो है ना वो हाई वैल्यू गाड़ियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज़ का भी यही हाल है, प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो दूसरे तीसरे के नाम पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे जो है ना बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं लोगों ने। तो पाकिस्तान के अंदर जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको टैक्स में लाने के लिए, टैक्स की चोरी को वहाँ से छुपाने के लिए भी इनको अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करें, उनको ट्रेनिंग्स उनकी ज़्यादा करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि उसके ऊपर इस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। उसके अलावा डिपार्टमेंट की इंटीग्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अभी गुड्स के केस में जहाँ तक बात करें FBR की, तो वो तो काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड हैं, लाइक कस्टम से इंटीग्रेटेड हैं, बैंक से इंटीग्रेटेड हैं, एक्साइज से इंटीग्रेटेड हैं, तो वहाँ से डाटा गैदर करते हैं। लेकिन इवन FBR में भी अभी उस तरह से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हुई है, लाइक SCCP के साथ उनका अभी इतना इंटीग्रेशन नहीं है कि कंपनीज़ कौन कौन सी रजिस्टर्ड हैं और वो क्या टैक्स पे कर रही हैं, वो एनालिसिस अभी तक बाकी है। इसी तरह AOPs के केस में पाकिस्तान में काफ़ी सारे बिजनेस हैं जो एज AOP ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका बिज़नेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो रजिस्ट्रार पार्टनरशिप से कोई डाटा उस तरह से फैच नहीं किया जाता कि AOPs कितनी रजिस्टर हुई हैं और उनके एड्रेसेस क्या हैं और उनको ट्रेस आउट करके कि कितना वॉल्यूम डिक्लेयर कर रहे हैं। इसी तरह जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में डाटा उस तरह से फैचअप नहीं किया जाता। तो इवन FBR साइड पे भी अभी जो इसकी इंटीग्रेशन है वो अभी उस लेवल तक नहीं है। बैंक्स तक है, कस्टम अथॉरिटीज़ तक है, लेकिन अभी उस तरह से फुल स्ट्रेंथ नहीं है। और सर्विस जो है वो उसका लेवल इससे भी नीचे है। सर्विसेज के केस में तो शायद अभी बैंक्स तक भी वो लोग नहीं हैं और ऑडिटेड अकाउंट्स पे प्ले कर रहे हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स को मंगवा के और उसमें रिकन्सिलेशन वो बना के देखते हैं कि डिफरेंट प्रोविंसेस में वो कंपनीज जो डिफरेंट प्रोविंसेस में ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने क्या रेवेन्यू डिक्लेयर किया है और उसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि शायद इसमें कोई रेवेन्यू ऐसा हो कि जो दूसरे प्रोविंस में डिक्लेयर कर दिया है या कुछ रेवेन्यू हमारे पंजाब का सुप्रेस किया है या सिंध का सुप्रेस किया है। ये सारे प्रोविंसेस में एक अप्रोच है, लेकिन जो एक गैप एनालिसिस है बिटवीन बैंक्स और बिटवीन देयर डिक्लेयर वर्जन इन सर्विस सेक्टर, उसको अभी उस तरह से टैकल नहीं किया गया। इसी तरह सर्विस सेक्टर ने अभी जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है तो टैक्स अथॉरिटीज़ ने अभी जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है उससे अभी तक उन्होंने डाटा फैच करना शुरू नहीं किया कि जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे रही हैं कंपनीज़ वो कौन कौन सी हैं और उनको नेटवर्क में लाया जाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गया है लास्ट 2-3 ईयर्स में और उसकी रेशो जो है वो डबल हो गई है। लेकिन अगर आप टारगेट रेवेन्यू देखें टैक्सेशन अथॉरिटीज़ का तो वो भी उधर स्टैटिक है। उसको इनको चाहिए कि इनके अपनी इंटीग्रेशन को बढ़ाया जाए और इंटीग्रेशन को बढ़ाएं, डाटा मज़ीद फैच करें, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी फील्ड फॉर्मेलिटीज़ की ट्रेनिंग करें। आसम साहब, ये भी बताइएगा टैक्स चोरी को रोकने के लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं जो अरबों रुपए हुकूमती ख़जाने तक पहुंच सकता है, जो चोरी होता है वो किस तरह मुमकिन है? देखें, जहाँ तक बात है कि टैक्स चोरी को
रोकना है, इसको मिनिमाइज़ तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों के बिहेवियर चेंज करने होंगे। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन की ज़रूरत है। सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज़ को चेंज करने से या टैक्स अथॉरिटीज़ की ट्रेनिंग करने से काफ़ी नहीं है, लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और उनके अंदर ये तब्दीली लेके आनी पड़ेगी कि टैक्स जो है ना वो पे करना चाहिए। ये हमारे कंट्री का राइट है और नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी अपनी डेवलपमेंट पे काम होगा। एक जो मिथ है और एक जो प्रिजम्पशन है कि टैक्स चोरी टैक्स पेयर तो करता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि टैक्स चोरी जो है ना वो अथॉरिटीज़ की तरफ से भी होती है कि जितना पैसा इकट्ठा होता है वो प्रॉपरली इस सोसाइटी के ऊपर ख़र्च नहीं होता। हमने शायद पिछले 10 साल में भी उस तरह से हॉस्पिटल्स नहीं बनाए हैं, एजुकेशन को उसके ऊपर काम नहीं किया, रिसर्च सेंटर्स नहीं बनाया है और सिर्फ डेवलपमेंट वर्क करके हम ये नहीं कह सकते कि हमने पे बैक कर दिया है। इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर काम उस तरह से तेज़ी से नहीं हो रहा है। तो ये दोनों साइड से प्ले होना चाहिए। जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज़ हैं और जो गवर्नमेंट साइड है उनको ये सोचना चाहिए कि हम पे बैक किस तरह से करें और इस सोसाइटी का बिहेवियर कैसे चेंज करें, क्योंकि ये लैक ऑफ ट्रस्ट जब टैक्स पेयर और अथॉरिटीज़ के दरमियान जब तक चेंज नहीं होगा तो उस वक्त तक ये टैक्स की जो चोरी है वो मिनिमाइज़ नहीं हो सकेगी, ताकि लोग इस चीज़ को प्रेफर करें, तरजीह दें कि हाँ ठीक है हमें टैक्स पे करना चाहिए, इसके बदले हमें मराहत मिलती हैं गवर्नमेंट से, इसके बदले हमें बेनिफिट्स जो है ना अवेलेबल होंगे, हमारे बच्चों को बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। पाकिस्तान में जो है लोगों का ये रवैया जब तक चेंज नहीं होगा उस वक्त तक आप टैक्स की चोरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने हमें टाइम दिया। मामून निसार साहब, आपने आसिम साहब की गुफ्तगू भी सुनी। आप सर 2 मिनट हैं आपके पास, क्या तजावीज़ हैं आपके पास टैक्स चोरी को रोकने के लिए? सर अगर टैक्स चोरी की बात की जाए तो मैं जो समझता हूँ टैक्स चोरी जो टैक्स नेट में नहीं है, अभी तक आया नहीं है बंदा, उसको हम टैक्स चोर तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। जो टैक्स नेट में है मौजूद है बिल्कुल ऐसा। वो जो टैक्स को अवॉइडेंट जिस तरह आप बता रहे थे कर रहा है वो टैक्स चोरी कर रहा है। लेकिन ये रुकनी तो चाहिए। हुकूमती ख़जाने में जो पैसा आना चाहिए जो नहीं आ रहा, जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब कहते हैं जो 8000 अरब रुपया इस मुल्क को चलाने के लिए चाहिए, अगर यही पैसा जो टैक्स चोरी होता है वही इस ख़जाने में हुकूमती ख़जाने तक पहुँच जाए तो वेल एंड गुड, गैर मुल्की कर्ज़ों से हमारी जान छूट जाए, आवाम को रिलीफ मिल जाए। आपके पास क्या तजवीज़ हैं सर? सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि इंडस्ट्री वाइज ब्रेकडाउन बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। हमारी पाकिस्तान में माशाल्लाह एक सियासी रविश है वो हर जगह पे और हर इदारे, हर छोटे से छोटी चीज़ की एसोसिएशन बनी हुई। बिल्कुल सही ये है। तो आप माशाल्लाह मीडिया में जानते होंगे, चाहे वो मोटर की कंपनीज हों, चाहे वो गाड़ियों की एसोसिएशन हो, चाहे वो धागा बनाने की एसोसिएशन हो। शालमी के अंदर हम जाते हैं तो लाहौर की मार्केट्स की बात करें तो लाहौर में हर जगह पे एसोसिएशंस बनी। बिल्कुल सही है। इन एसोसिएशंस पे लाजिम कर दिया जाए कि ये अपना मार्केट का डेटा शेयर करें, ठीक है। इनके मेम्बरान की लिस्टें ली जाएं और उनको टारगेट किया जाए। अगर वो एसोसिएशन का हिस्सा है इसका मतलब है वो कारोबार करते हैं। सही है। मेरा एक मोटा असेसमेंट ये है कि उसके मेरा ख्याल है कुछ 60% मेंबर भी जो है ना वो फाइलिंग लिस्ट में नहीं होंगे। 40%, 30-40% मजबूरी के तहत अपने वॉल्यूम की वजह से वो फाइलर लिस्ट में होंगे। सबसे तो पहले इन एसोसिएशंस को टारगेट किया जाए, बिल्कुल सही है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनकी लिस्ट बनाई जाए और इंडस्ट्री वाइज ब्रेकडाउन दिया जाए और उनको ये कहा जाए कि अगर आप हमें अपनी इंडस्ट्री में अपने फाइलर्स बताएं कितने हैं, बिल्कुल सही है। और फिर हम आपको विदहोल्डिंग टैक्स में रिलीफ देंगे, चाहे वो आधे % का रिलीफ हो। आप अपने फाइलर बढ़ाएं। जी जी। पाकिस्तान में कोई इदारा कोई चीज़ ना खुले जब तक वो FBR के साथ रजिस्टर ना हो। ये FBR ने अपनी रिट बनानी है। जिस तरह चैम्बर्स करते हैं जब तक वो एंटीएन होल्डर नहीं होगा, नहीं अगर उसकी होते, रिटर्न जमा नहीं अल्लाह होगी आपका तो उसको भला अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। मामून साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का खुलासा है टैक्स चोरी को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर भी इक़दाम होने चाहिए, डिपार्टमेंट के तौर पे भी होने चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है स्टेक होल्डर जो इस मुल्क का सरमाया है उनको अपने साथ बिठाया जाए, उनसे मुशावरत की जाए और फिर लाहेअमल तय किया जाए, टैक्स की शरह को कम किया जाए, टैक्स रेट को कम किया जाए ताकि टैक्स चोरी की रोकथाम हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।